नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि धारा 370 में संशोधन और 35A के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में अमन आया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों में 34% की गिरावट हुई है, 64% किलिंग कम हुई है और 90% सिविलियन किलिंग कम हुई। इस पर चर्चा करेंगे। वीरेंद्र सोनू जी हमारे साथ है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, आपका स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, इनका स्वागत है। शेख बशीर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। शेख बशीर साहब, आपका स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं जी। कितनी सच्चाई आपको इसमें नजर आती है? आंकड़े तो आंकड़े हैं, देखिए जी, आंकड़ों से खेला नहीं जा सकता। आंकड़े जो हैं, आंकड़ों से अमन की बात नहीं की जानी चाहिए। ये जो 32 साल से सिस्टम बना हुआ है, इसमें कभी उतार कभी चढ़ाव हुआ है, लेकिन इस पर हमें ये नहीं करना चाहिए। कल ही रेलवे स्टेशन के ऊपर डेटोनेटर पकड़े गए। पिछले महीने में उधमपुर में ब्लास्ट हुआ जी। किलिंग कम होती है ज़्यादा होती है, इसके ऊपर जो है खुश होने की कोई बड़ी बात नहीं है जी। मैं समझता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब जो मिलिटेंसी के साथ जंग लड़नी है वो तो लड़नी है जी, लेकिन एड्रेस उन चीज़ों को करें जो लोगों की ज़रूरत है जी। वो एड्रेस क्या करना है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर 3-4 तबके जो हैं मुलाजमों के, वो सड़क के ऊपर हैं। एक हैं डेली वेजर्स, एक हैं वो क्या नाम है रहबर तालीम वाले, और दूसरा ये इन चीज़ों को एड्रेस करें कि जो स्कैंडल हुए थे जी, उन स्कैंडलों के ऊपर काम करें कि वो कौन जिम्मेदार है, उस पर कोई हो नहीं रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो कारोबार लोगों का है वो बैठ गया है, इकॉनमी डाउन हो रही है। बशीर साहब, आप ये इन आंकड़ों को गलत बता रही है या गलत साबित करना नहीं? कुछ तो जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले बयान दिया था, ये सिलेक्टिव किलिंग चलती रहेगी जब तक इनको राइट्स नहीं मिलेंगे। मतलब आप क्या चाहते हैं? उकसाने की बात करते हैं? मेरे सामने कोई बिल्कुल कोई किसी को नहीं उकसा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर 2 चीज़ों की ज़रूरत है कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। कारोबार लोगों के ख़त्म हो गए हैं। आज जम्मू के अंदर लोगों की बुरी हालत है। दिवाली हाल ही में होगी, अगर किसी से पूछो तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ एक LG साहब हैं, ये कहते हैं जनाब मैंने 200 करोड़ बचाया, दरबार मूव को ख़त्म किया। 200 करोड़ बचाया, 20,000 करोड़ नुकसान जम्मू का किया। यहाँ का जो बिज़नेस था वो ठप हो गया। अब अगर एक तरफ से ठप हो गया, दूसरी तरफ से क्या हो गया है कि जम्मू सूबे को ही आउटसोर्स किया जा रहा है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कोई चला रहा है। मेरे ख्याल है मौजू मिलिटेंसी मौजू मैं उसी पर आता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मिलिटेंसी से लड़ने के लिए हर एक आदमी को तैयार रहना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। इसके ऊपर मैं नहीं चाहता हूँ कि अब अगर कम हुई हैं, जिस दिन ये कहते हैं कि जनाब हमने तो 370 के उठाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, तो दूसरे दिन कोई ना कोई पंगा हो ही जाता है। चलो चंद्रमोहन जी से जानना चाहते। चंद्रमोहन जी, ये फिगर दिखा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? 11 फैमिली अभी पलायन करके आई हैं कश्मीर से, शोपियान से उन्होंने पलायन किया है, तो ये फिगर किस लिए दिखाते हैं आप? मैंने उनका बयान सुना था, उन्होंने कहना अमन आ रहा है। अमन आ नहीं गया जी, आ रहा है। उस और हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो आप भी महसूस करते हैं पत्थरबाजी कम हुई है, जो शोर शराबा होता था, रोज़ पत्थर लेके बच्चे निकलते हैं, बंद हुए हैं। इसके अलावा जो टारगेटेड अटैक्स हैं वो भी कम हुए हैं। अब चाहे एक कोई अटैक होता है तो मीडिया में खबर आती है, क्योंकि वो अजीब बात, नई बात हुई होती है, खबर आती है। जो जिस तरह से पहले मास किलिंग हुआ करती थी उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। ये आप खुद महसूस कीजिए, व्यापार भी बढ़ा है। ये बात ठीक है कि दरबार मूव होने से इनको लगता है कि भाई परचेज़ नहीं हो पाएगा। जो कश्मीर में तो हुआ ना, जहाँ आपका होल्ड है वहाँ लोगों ने परचेजिंग तो वहाँ की है जी। यही नहीं, जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है। मसला ये है कि मिलिटेंसी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन पहली बार हुआ है, आयरन हैंड से हो रहा है, और धीरे धीरे जो लोगों का सख्ती से दबाया भी जा रहा है, और इसके अलावा लोगों का मन भी बदल रहा है। लोग जो है पुलिस आर्मी में भर्ती होने के लिए वो नौजवान आ रहे हैं जिनको पहले बहकाया जाता था, पत्थरों के हाथ में दे के और भेजा जाता। आपको याद होगा कैसे आर्मी के ऊपर, CRP के ऊपर हमले होते थे। आज वो CRP आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। इसे आंखें नहीं बंद की जा सकती। आप फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन जो मर्जी कहिए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देख रही है, और ताकि वहाँ का माहौल जो है वो आजकल धीरे धीरे अमन की ओर आ रहा है, और बड़ा पॉजिटिवली लोग उसको रिसीव कर रहे हैं। तो कुल मिला के उसका जो
होम मिनिस्टर ने कहा होम मिनिस्टर सबसे बड़ी ऑथेंटिक अथॉरिटी है जिसके पास सीआरपी, बीएसएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस की पूरी रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर उन्होंने कहा है। और नेशनल मीडिया पे कहा है जिसको कोई चैलेंज बड़ी मुश्किल से करने के लिए अपोजिशन के लिए कोई करे, लेकिन जो एड्रेस कर रहा है वो पूरी दुनिया को एड्रेस कर रहा है। तो आज झूठ नहीं बोला जा सकता, जो उन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, एक्यूरेट कहा है और अमन आ रहा है। जी वीरेंद्र जी, अमन आ रहा है। देखिए ऐसे है कि आपने होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के ऊपर आज डिबेट की है। भाई आंकड़े देखते हमें 5 साल हो गए हैं, 4 तो पक्के हो गए हैं, ये आंकड़ों पर ही सरकार चल रही है। बात है अमन की, उन्होंने कहा अमन आ गया, हमारे बुजुर्ग हैं शर्मा साहब, इन्होंने कहा आ नहीं गया, आ रहा है। वो कहाँ खड़ा है, क्या है, ये किसी को पता नहीं। चलिए खड़ा नहीं, आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो तो कहीं रुक गया है ना रास्ते में। अच्छा आंदा भी बात से आना होगा, टाइम लगता है। चलिए बात ये है कि अब इन आंकड़ों से आप कैसे चलाएंगे, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। आज को मुद्दा सियासत का है ही नहीं, ना कोई पॉलिटिकल मसला है, ये कुछ नहीं है। आज जो मुद्दे हैं ना, जम्मू के नागरिक होने के नाते, जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते ये सबके लिए चिंता का विषय है। आप मुझे बताइए, कल रेलवे स्टेशन पर 18 डेटोनेटर पकड़े जाते हैं, भाई कितना बड़ा मसला है ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना कि इसको हम सिर्फ मीडिया पे डिस्कस करके और छोड़ दें। भाई ये एक गहन पूछताछ का मसला है, इंक्वायरी का मसला है। एक तरफ से सरकार कहती है कि हमने हालात ठीक कर दिए विनोद जी, तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पे इतना बड़ा जखीरा प्राप्त होता है, वो पहुंचा कैसे, कौन जिम्मेवार है इसकी पकड़ा गया ना, मैं कहता हूँ जी तो अच्छी बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ना पकड़ा, सिक्योरिटी फोर्सेस तो मेरी भी उतनी है, सबकी उतनी है। बात तीसरी इसमें जो क्लियर सी बात है जिसको समझने, बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, हम अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने काम किया। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप एक तरफ से तो कहते हैं हालात ठीक हो गए, अभी ये मैंने बयान पढ़ा, ग्राफिक्स पढ़ी, मैं सुबह भी एक चैनल पे था, वो ग्राफिक्स कह रहे थे अभी भी बयान आया है, तो मैंने कहा जी हमें भी सुनाए। उन्होंने कहा जी ये पढ़ी, भाई इन्होंने तो कहा था 5 अगस्त 2019 को कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म करने की सबसे बड़ी बाधा जो है वो 370 और 35 है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया था। हमने भी मानी उनकी बात 1 मिनट के लिए जम्मू का नागरिक होने के नाते कि भाई ठीक है। भाई आज 4 साल के बाद हम खड़े कहाँ हैं, धमाके उधमपुर में हो रहे हैं, डेटोनेटर जो हैं वो रेलवे स्टेशन से पकड़े जा रहे हैं, रजौरी में मिलिटेंसी पीक पे आ गई, जो पीर पंचाल बिल्कुल खत्म था, शांत इलाका था। तो आप मुझे बताइए हम किस पे यकीन करें। मैं फिर भी सियासत नहीं कर रहा, एज जम्मू का नागरिक होने के नाते मेरे मन में एक डर है, सहम है, इसके लिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा। भाई आप इन लच्छेदार भाषणों से, ग्राफिक से तो रियासत नहीं चल सकती। ठीक है डॉक्टर साहब ने कि भाई आप बयान दे के अमन तो नहीं ला सकते, भाई अमन किसी के बच्चे का नाम तो नहीं जो पकड़ के लाना है, या वो आदमी तो नहीं है ना। अमन एक ऐसी, अमन कानून की व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी है। आप एक बात मुझे बताइए, 90 में मिलिटेंसी पीक में थी ना, तब पलायन हुआ था 89 में कश्मीरी पंडितों का, आज 2022 में भी हो रहा है। आपने नया जम्मू कश्मीर बनाया था, तो फिर नया क्या है? जो 90 में लोगों ने घर नहीं छोड़े, विनोद जी चिंता का विषय आप सोचिए कि 90 में जिन लोगों को कश्मीर सेफ लगा जी, आज क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते आज कश्मीर उनके लिए अनसेफ हो गया। मैं फिर कह रहा हूं ये सियासत की बात नहीं है, ये हमें सोचना पड़ेगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सोचना पड़ेगा, हर एक नागरिक को सोचना पड़ेगा। आपके पास लौटेंगे, हम कहां पर खड़े हैं। बशीर साहब से, बशीर साहब आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, मेरा सवाल ये सुन लीजिए। आप ये मानते हैं कि हर शुक्रवार को नमाज के बाद पत्थरबाजी होती थी? आप मेरी बात को मानते हैं हुर्रियत का कैलेंडर चलता था? आप मेरी बात को मानते हैं स्टोर बिल्डिंग होती थी? आप मेरी बात को मानते हैं कि हुर्रियत का दबदबा था? जितनी भी सरकारें चली हैं आज उस सब का सब, इतना तो श्रेय दे दीजिए, कितना बचा के रखिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि बशीर साहब कहेंगे महंगाई 2008 मेरी बात सुन लीजिए। यस, मैं आपको बताता हूँ, आंकड़ों के ऊपर आप जाते हैं तो ये सुन रहे हैं जिस तरह सोनू जी ने कहा। मैं आपको ये बताता हूँ कि कश्मीरी पंडित फैमिलीज आई जम्मू, इन्होंने उसको ट्विस्ट दिया कि जनाब ये तो सर्दियों में आए हैं, सर्दी की वजह से, क्योंकि वहाँ सर्दी हो रही है तो ये वैसे ही आ जाते हैं। ये बयान है, बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन है। हाँ बिल्कुल कल की बात है, मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, वो जो फैमिलीज आई हैं उनको भी केयू ने पूछा, आपकी तरह कुछ चैनल वाले गए, उन्होंने पूछा, और जो किलिंग हुई है उसकी फैमिली ने कहा कि ये सारा हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। आ जाइए दूसरी चीज़ पर। हम भी समझते हैं कि हमको अमन चाहिए, और अमन इसलिए चाहिए कि इसकी रिक्वायरमेंट है सोसाइटी के अंदर,
और सोसाइटी के अंदर अमन कायम करने के लिए विनोद जी दो चीज़ों की ज़रूरत है कि आज की एडमिनिस्ट्रेशन जो ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है और एलजी साहब ऊपर हैं, जितने भी ये लोग, एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती रही है, एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक उमर अब्दुल्ला रहा है, किसी को कॉन्फिडेंस भी नहीं लेते किसी को। बात जिस दिन ये वाक़ा हुआ, फारूक साहब ने फ़ोन किया उसके ऊपर, पहला फ़ोन किया एलजी को कि आप ऐसा कर लीजिए कि हम इस मामले में बाज़ाब्ता तौर इसको कंडेम करते हैं और आपके साथ हैं। पहली चीज़ ये बताइए आप बाज़ाब्ता बुलाइए और इसको हम निपटें। जब ये किलिंग हुई कोई बात नहीं की। अब ये करना क्या चाहते हैं? और हमेशा मैं आपको बताता हूँ, मतलब किलिंग पर भी आम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप मानिए ना कि मेरी बात सुन लीजिए, गिरावट आई है, आतंकी गतिविधियों में इससे गिरावट कोई आई। फर्क नहीं पड़ता है। ये जो गिरावट आई है, देखिए मेरी क्या बात करते हैं मुझे ये तो हो गया अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। मुझे ये बताइए, अपोजिशन फॉर द सेक। नहीं, मुझे ये बताइए विनोद जी कि ये जो सिलेक्टिव किलिंग थी 25-27 नहीं हुई, कैसे हुई? अगर आप अमन ही कहते हैं तो वो कैसे हुई? जी, बात यह है कि आज का सवाल तो गवर्नमेंट से ही करेंगे ना, उन्हीं से करेंगे ना। जी, जब हम थे तब सवाल हमसे होता था, आज हम उनसे कर रहे हैं। जी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो किलिंग है वो रुक नहीं रही है। जी, डेटोनेटर्स पकड़े गए, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। पकड़े गए, लेकिन कैसे पकड़े गए? वहां मजदूर काम कर रहे थे, उनको मिला बैग, किसी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले ने नहीं देखा ये आया कहाँ से, चेक कहाँ से हुआ। अब हम कहते हैं कि चलो जी बहुत अच्छी बात है। मैं एसएचओ का बयान आज सुन रहा था कि हाँ जनाब उन्होंने जो काम कर रहे थे उन्होंने हमको बुलाया, हमने उठाया और लाया, ये है जी वो है जी। सवाल ये है कि जब वाक़ा कोई हो जाता है बड़े अलर्ट हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर ठंडे हो जाते हैं। जी, ये स्टेट, लेकिन आप मानेंगे नहीं थोड़ा फर्क पड़ा है। ये नहीं मानेंगे पत्थरबाजी कम हुई है, अलगाववाद कम हुआ है, कैलेंडर खत्म हुआ है, बाजार बंद होते थे। कैलेंडर के मामले में बहुत सी चीज़ें फ़र्क पड़ गया। उससे पहले कैलेंडर का मसला था 5 अगस्त 2019 के बाद इस स्टेट के साथ खिलवाड़ हो गया जी, और वह खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जी, और लोग भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप पहले इलेक्शन तो कराएं। अगर आप कहते हैं सारा अमन है तो 3 साल से आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। चलिए चंद्रमोहन जी, सवाल ये उठता है कि आप अमन का दावा करते हैं, पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं कि इतने आतंकवादी मार गिराए कि इतना डिक्रीज हुआ, इलेक्शन में क्या दिक्कत है? इलेक्शन तो होना ही है, इलेक्शन रुकेगा नहीं। लेकिन मेरा यह कहना है कि जो स्टेट जिसके 3 तरफ एनिमी हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, उसमें डेटोनेटर पकड़ा जाएगा बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो पकड़ा जाता है। मुझे याद है जब पिछली सरकारें थी पकड़ा नहीं जाता था कुछ भी। यहाँ 2 लोग मोटरसाइकिल पे बम ब्लास्ट करके आए और गुज्जर नगर के अंदर गए। जब गए पुलिस वाले पीछे तो एकदम ऑर्डर आ गया कि रोक दो, आगे तलाशी नहीं करनी है। आपने खुद देखे हुए ऐसे केसेस। अब वो पकड़े जा रहे हैं और कर्ब किए जा रहे हैं। तो आप ये करेंगे कि एक तो पाकिस्तान जो हेट्रेड पे, इंडिया के खिलाफ हेट्रेड पे पैदा हुआ है, वो चुप करके बैठेगा, आप सोच सकते हैं, हम नहीं सोच सकते। दूसरा, उनके हमदर्द सियासत में भी और अदरवाइज भी इस स्टेट के अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा, ये तो अभी सोच के नहीं चलना चाहिए। लेकिन कितना कम हुआ है, कितना कम आगे हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इलेक्शन मिलिटेंसी टोटली खत्म हो जाएगी। मिलिटेंसी कोई लकीर नहीं है कागज़ के ऊपर की रबड़ से मिटा देंगे, इसको वक्त लगेगा। सो लोगों की सोच बदली हुई है, धीरे धीरे वापस आ रही है। ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, आस्ता आस्ता समझाया जा सकता है। जिन लोगों को लगता है कि डेवलपमेंट का दौर आया है, वो लोग मिलिटेंसी छोड़ के इस तरफ आ भी रहे हैं। कितना उसके बारे में भी बहुत कुछ मैं कहा सकता हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप सोचो कि डेटोनेटर पकड़ गए या सिलेक्टिव किलिंग, इसके भी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। आप नहीं समझते बिहार के और उड़ीसा के मजदूरों को भी मारा जा रहा है, वो भी सिलेक्टेड किलिंग है, उसका आप जिक्र नहीं करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो लोग जिनको मुंह को खून लग गया है, जिन्होंने बंदूकें ले ली हैं पाकिस्तान से, वो तो निशाना लगाएंगे, ठीक है। फिर भी वो पहले से बहुत कम है और एक एक घटना के बाद सरकार ज़्यादा कड़े कदम उठाती है। आप देखेंगे धीरे धीरे ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए। आपके बोलने से पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती है। आपका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, इनका सहयोग चाहिए, जो बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात हमको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया। मुझे याद है जब पीडीपी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार, एनसी की सरकार थी, केंद्र से जो भी बात करने आता था, ये कहते हैं हमसे बात मत करो, हुर्रियत से बात करो। जितनी वोट लेके आया, इलेक्शन आपने जीता, उसके बाद तनख्वाह आपने ली, गाड़ियाँ आपको मिली, सिक्योरिटी आपको मिली, बात उनसे करो।
आप तो अपनी ओपिनियन देने को तैयार नहीं होते। अब आप कह रहे हैं हमसे क्यों नहीं पूछता। जब पूछे जाने का वक्त था, बड़ा गंभीर आरोप जब है। आपके पास पावर थी, लोगों के प्रतिनिधि बनने का दावा करते थे, बार बार कहते कश्मीर में आग लग जाएगी, कश्मीरी। अब आपको क्या पूछना, आप उसको ये कहते हुर्रियत वालों को पूछो जी, तो सारा बेनिफिट आप लेते हैं, हुर्रियत वालों को पूछो। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज भी इनको कि हुर्रियत वालों से क्यों पूछो, वो तो जीत के नहीं आए थे। अब धीरे धीरे वो मेरे ख्याल में अब वो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गए हैं, आप भी मार्जिनलाइज हो गए, वही मार्जिनलाइज हो गए, सीधे सीधे सब ऐसा हो रहा है। अब धीरे धीरे शांति के अंदर अगर कोई अरोड़ा है, उनमें से बहुत से अरोड़े हैं, उनमें से एक अरोड़ा ये है कि एनसी और पीटीपी वालों के जो बयानात हैं, इससे मिलिटेंसी के हौसले बढ़ते हैं, उनको हौसला अफजाई होती है। अगर ये 6 महीने चुप कर जाएं तो टोटल अमर लाने में आसानी हो जाएगी। क्यों हुरिंदर जी, आपके बयानबाजी से आतंकवादी उत्साहित होते हैं। हाँ, देखिए ऐसे है विनोद जी, चंद्रमोहन शर्मा साहब एक सीनियर लीडर हैं। इन्होंने जो बातें की हैं मैंने आराम से इनकी बातें सारी सुनी है। इन्होंने कहा 6 महीने के लिए चुप हो जाए। भाई आपने 2-2 साल हमें PSA लगा के जेल बना के रखा था, हम तो चुप ही थे, तब भी चुप थे, आज भी चुप है, तब क्यों नहीं आपसे ठीक हो गया? हौसला चुप ही होता है ना। नहीं, अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता, सुनिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महबूबा जी को घर पे अरेस्ट नहीं किया था, उनको कहीं और जगह पे अरेस्ट किया था और PSA लगाया था। वो कुछ मतलब ये नहीं था कि वो खुलेआम को घूम फिर रहे हैं, उनको PSA लगाया था जी। और 1.5 साल आपने अंदर रखा। मैं मान लेता हूँ 1 मिनट की हमारी बातें से इनके मंसूबे कामयाब नहीं होते। नहीं तो आप मतलब चलो मैं आप ही की मान लेते, हम तो 1.5 साल अंदर ठीक कर लेते हैं। आप 6 महीने कहते हैं, हमने 3 गुना बाद आपने अंदर रखा। आप मुझे बताइए कि आपकी एक सोच है, उसको आप बदलने की जरूरत है। आप ये पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ये समझे कि आप अकेले ही राष्ट्रवादी नहीं, हम सब राष्ट्रवादी हैं। मिलिटेंसी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जंग लड़ी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी जंग लड़ी है। अब तो बीजेपी वालों की भी वर्कर और नेता, ये पहले भी, मैं आपसे कहता हूँ ये पहले भी होते रहे हैं, कोई पहली बात नहीं है, पहले भी मिलिटेंसी इनके वर्करों की भी जाने गई हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों ने कश्मीर में जंग लड़ी है, शायद बीजेपी ने नहीं लड़ी होगी उतनी, क्योंकि हमारे लोगों ने बहुत सारे नेता अपने खोए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिलिटेंसी पे धर्म देख के तो नहीं है ना। मिलिटेंट जिसके पास गन है उसने हथियार उठाया मारने के लिए। अब ये कहते हैं कि तीनों साइड से दुश्मन है रियासत के। भाई 5 अगस्त 2019 से पहले भी नक्शा यही था ना, कोई नया तो बना नहीं ना, जहाँ कोई उसमें नई चीज़ ऐड होगी या नई चीज़ चलेगी, यही कुछ था ना। दूसरी बात इसमें बड़ी अहम है, ठीक है लच्छेदार भाषण आप दीजिए, करें, आप भाषण करें, आपके पास सरकार है, आपके पास सारी मशीनरी, आप करें, लेकिन भाई एक बात तो बड़ी क्लियर है ना, भाई हम पूछने किससे जाएं, बात किससे करें। मैं कहता हूँ, मैं अमूमन एक बात कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, बता काफिला लुटा कैसे? बात राजनों की नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। भाई रहबर आप हो। अब आपसे इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित फैमिली जो है वो आई हैं, इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने तो सुना नहीं, इन्होंने कहा जी वो कहते हैं कि सरकार की तरफ से भी छुट्टियां मनाने हैं, इन्होंने सुना। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इमेजिन कीजिए सरकार होती नेशनल कॉन्फ्रेंस की या PDP की या कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में होती, अगर 9 फैमिलियां आई होती, विनोद जी शाम का टाइम है, दिल पे हाथ रख के बताना जम्मू में क्या होता आज? 48 घंटे का बंद है, ताली थाली डल 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 डल। आज कहाँ है ये? आप क्यों नहीं करते? आपने इतने मौके इन्होंने दिया, बिल्कुल कह रहा हूं। आपको याद होगा कि 3 दिन 4 दिन पहले हमने दिवाली से 2 दिन पहले प्रोटेस्ट किया था। जितनी बार भी टारगेट किलिंग हुई है, PDP ने जम्मू ऑफिस के बाहर रोड भी बंद किए, ब्लॉक भी। आप मुझे बताइए ये टारगेट किलिंग किसकी जिम्मेवारी है? इन्होंने कहा ये उड़ीसा और बिहार के मजदूरों भी हमारा दिल हर के लिए धड़कता, वो भी किसी माँ के बच्चे थे जो इधर आके मारे गए हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। भाई आप हालात को ठीक करना चाहते हो या इसमें से भी कोई सियासत करना चाहते हो? पहले तो ये बात क्लियर करें, भाई आपने कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूरे देश में सियासत की है, पूरे देश में। 370 की बात अगर मैं या कोई दूसरा बंदा करे तो कहे वो सब जुडिशियस मैटर है, आप कोर्ट में मसला आप क्यों बोलते हैं? तो इनके मिनिस्टर जो बड़े बड़े नेता हैं वो रैलियों में बयान देते हैं, हमने वहां 370 तोड़ा, हमें गुजरात में वोट दे दो, हमने वहां 335 से तोड़ी, हमें हिमाचल में वोट दे दो। यार ये क्या है? अब मुझे एक बात बताइए, भाई ना खाता ना भाई जो के बीजेपी, वही बात सही। दूसरी आज मैं बड़ी क्लियर बात आपसे कह रहा हूँ, मैं इस मसले पे सियासत की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। शुरू की तो मैंने की, जब इन्होंने शुरू की मैंने जवाब दिया। इन्होंने कहा ना कि हमारे बयान बातें आप वही हैं, हर बात करने के बाद आप कहते हैं आज मैं सियासत नहीं करूंगा। हम वही हैं जिनके साथ इन्होंने सरकार बनाई थी।
जी। ये कहते हैं ना आपके बयान भी, हमारा बयान तो 99 में वही था, ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। हमने जब आपके साथ सरकार बने हमने तब भी वही बात की, आज भी हम वही बात कर रहे हैं। हम तो बदले नहीं ना, अगर हम तब अच्छे थे तो आज बुरे क्यों, अगर आज बुरे तब अच्छे क्यों। अच्छा एक बात एक और क्लियर, मिलिटेंसी की बात हुई, इन्होंने कहा आपके बयान जो है उनको बढ़ावा देते हैं। वो भाई आपने तो जम्मू दफ्तर में लश्कर तोयबा का चीफ रखा था, जिसको आपने एसटी सेल का इंचार्ज बनाया था, तालिब हुसैन। भाई बढ़ावा आप देते हो, हम करें, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी बड़े तो जाते हैं बदनाम। मुझे बताइए, मैं इनसे जवाब पूछना चाहता हूँ कि लश्कर तोयबा का मिलिटेंट तालिब हुसैन जो रजौरी का रहने वाला था, वो कौन था? कोई नहीं कहता एसटी सेल का इंचार्ज मैंने बनाया था। जी चंद्रमोहन जी, अब ये कह रहे हैं कि बात जब बनेगी बोली से ना कि गोली से, जब बात करने की बात हो बात करो हमारे हमजोली से, जी वो हुर्रियत वालों से, हमेशा हमेशा आप कहते हैं आए थे ना हमारे उसी इशू पे आए थे आप। हमजोली से। तो अब हमजोली से क्या बात करनी है, अब आज की बात ये है कि थोड़ा सा पेशेंस एक बात रखिए आप। इसमें और ऐड करूं मैं सर, वैसे मैं वो पर्सनल हो जाएगा, मैं करना नहीं चाहता सर। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आप राज्यसभा जाते जाते रह गए। हमारी भी वोटें थी, हम इकट्ठे थे आपके साथ, आपको वोट डाले हमारे एमएलओ ने, तब हम राष्ट्र विरोधी थे या देशभक्त थे या आज हो गए। ये ऐसी बातें नहीं है ना, हमें नहीं करनी चाहिए। जब हम इकट्ठे रहे, हम इकट्ठे चले, फैसले हमने इकट्ठे किए। आज ये कहते नहीं जी आप देशद्रोही हो, तब हम देशभक्त थे। परसों तो बात आज नहीं हमसे करनी क्या? है। नहीं, पर्सनली मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि माफ कीजिएगा, आपके एमएलए ने हमें वोट नहीं दिए तो मैं राज्यसभा में क्या होता। चलो नहीं चलो फिर आपको सरकार नहीं बनानी चाहिए थी कि अगर हम पे यकीन चलो नहीं वो था। चलो ठीक है, हमने भी तजर्बा किया, तलख तजर्बा हुआ, हाथ जले हमारे। लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपना मन नहीं बदला, हमने तालमेल करने की कोशिश की। वो फिर हुर्रियत का कमांड लेते थे, बीजेपी से तालमेल नहीं करते। चलो उस बात को छोड़ो, मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्वेश्चन करना है, किस लिए करना है क्वेश्चन, आप देखो ना, पहले ऑब्जर्व करो, और क्वेश्चन सुनने को पूरे तैयार है। दिल्ली जाइए, बात कीजिए। आपको लगता है अगर कोई ऐसी बात कहने वाली है जो अमन लाने के लिए है, जो हालात ठीक करने के लिए, उसमें तो हर कोई सुनने को तैयार है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप कहेंगे कि पहले आप हमारी बेरोजगारी दूर कर दो, लोगों में सेहत ठीक कर दो, वो बात करने वो बात करने का इस पर फायदा नहीं। ये बात आज मौजूद मिलिटेंसी का माहौल है, मिलिटेंसी खत्म करने में आप भी हेल्प कीजिए। आपका कश्मीरी बेस है, इनका भी बेस है, आपको भी लाभ होने वाला है अगर मिलिटेंसी ठीक हो जाती है, शांति आ जाती है। ये सोच के कि रियासत अच्छी हो जाएगी, शांत हो जाएगी, सबको लाभ है इस बात का। इसलिए इसमें प्रयास कीजिए आप सब। जी बशीर साहब, आरोप ये लगे हैं कि आप जीत करके आते थे, जनता के नुमाइंदे होते थे, बिल्कुल। और जब केंद्र से कोई बात करने आता तो आप कहते हुर्रियत वालों को पहले मना लो, पहली बात उन आकाओं को पहले याद करें। मैं शर्मा साहब को याद दिलाता हूं कि वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त ये जो अंसारी साहब थे, ये वहाँ दिल्ली किसने बुलाए थे? बात यही, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी जी, उन्होंने ही दिल्ली बुलाया, उन्होंने ही एक प्रोग्राम बनाया कि इनको रिहेबिलिटेट करो, और वहाँ से एक नेगोशिएशन शुरू हुई। और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि 1996 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस फील्ड में आई, उन्होंने हालात को संभाला। 2002 में पीडीपी जीती, हम पीछे हट गए, पीछे मतलब हमको कम वोट मिला, पीडीपी आई, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बनी। खोया सब ने है, यहाँ किसी को कोई मेडल मिलने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया है, जहां लाभ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया। बिल्कुल, एक मिनट सुन लीजिए, विलय के बाद से लेकर के सुन लीजिए, जितना नुकसान, जितना मेरी बात सुन लीजिए, 87 ही नहीं बल्कि मैं कहता हूँ 75 से। जी 87 में भी आपने कितना अच्छा लाभ उठाया बूटा सिंह की बदौलत। 75 नहीं, बूटा सिंह पता नहीं, आप मुझे नहीं मालूम बूटा सिंह का हवाला कहाँ से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही उस वक्त कुर्बानी दी और हालात को संभाला। 2002 से 2008 आया, 2008 के बाद हम जब दोबारा आए तो मुझे याद है कि बंकर तक कश्मीर में हटाए गए, लाल चौक से बंकर तक हटवाए गए। वही तो नुकसान हुआ। अच्छा नहीं, पता नहीं क्यों नुकसान हुआ, जब वो बिल्कुल नहीं हटे। अगर आप ये समझेंगे, अगर आप जो उस वक्त के एक्सपर्ट्स हैं, आपने दूसरी बात कही कि यहाँ जी कोई गुज्जर नगर में कोई वाक़ा हुआ, किसी ने कहा जी उधर नहीं जाओ। मैं आपको बताता हूँ, यही एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त थी, वही एडमिनिस्ट्रेशन आज है। कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी किसी को इख्तियार नहीं होता है हैंडल करने में सारे। हाँ, सिर्फ स्ट्रेटजी दिल्ली बनती थी, उस वक्त एक सरकार थी, आज दूसरी सरकार है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो जब वो ज़रूरत से ज़्यादा वो गुब्बारा फट जाता है जी, और ये गुब्बारा जो है ये फाड़ना चाहते हैं तो फाड़े, ये खुद भी उसमें ख़त्म हो जाएंगे जी।
इसलिए जो मैंने कहा 2014 में जिन इश्यूज के ऊपर एक शर्मा साहब पूछ रहे 2000 कौन सा गुब्बारा, ये जो यानी आतंकवाद वाला? नहीं यूथ- ताकत का नशा, अच्छा। ताकत का नशा, ताकत के नशे से गुब्बारा फट जाता है जनाब। इनको ताकत का नशा है, ताकत के नशे में बात कर रहे हैं। ये ताकत जब बातचीत की बात आती है किससे करनी है, ये क्या उन्होंने कहा कश्मीर से करो ना, आइडेंटिफाई करो किससे बात करनी है। रिप्रेजेंटेटिव है, जब प्राइम मिनिस्टर को जरूरत पड़ी दिल्ली में तो किसको बुलाया? फारूक अब्दुल्ला को बुलाया, महबूबा मुफ्ती को बुलाया, गुलाम नबी आज़ाद को बुलाया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको वहाँ लगता है तो वहाँ आपको सूट करता है, और जब यहाँ कहते हैं वहाँ कहते हैं जी आपके बयान से तो हमारी। जब फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान किया कि जनाब जस्टिस दो, जी, तो जस्टिस देना क्यों गुनाह समझते हैं? ये जस्टिस दो ना। आप उकसाते हो ना फिर इस तरह की बातें बिल्कुल, करते हैं। मेरी बात युवाओं उकसाने को- वाली बात जी, नहीं जी। है। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हकीकत में ये सारा सिस्टम ठीक नहीं होगा। जस्टिस कहाँ नहीं मिलता, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की लिस्टें निकाली, जितने भी हैं वो स्कैंडल हो गए, कैंसिल की। अच्छा, फिर उनके पास जवाब नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी, एक गवर्नर साहब थे सतपाल जी, उन्होंने कहा जी मुझे 300 करोड़ 2 फाइलें करने के लिए। अब उस गवर्नर को सीबीआई जाती है, सीबीआई उस गवर्नर के घर में जाती है। जी, अब अगर वाकई ही उस गवर्नर ने कोई बात की है तो गवर्नर को आज सीबीआई को घर जाना चाहिए, उससे पूछा नहीं जा सकता। डाइवर्ट कर रहे हैं सब। मैं नहीं इसलिए डाइवर्ट करता हूं कि असल में इश्यूज ये हैं, आप इश्यूज को इस तरफ ले जाते हैं। हाँ जनाब, मिलिटेंसी कम, इतनी कम हो गई, उतनी होगी। मिलिटेंसी तब काम होगी जब दिलों के अंदर चैन होगा, लोगों के अंदर वो चैन है नहीं, जम्मू में नहीं काम है। तो हुई है। जस्टिस का मतलब इनका ये हुआ कि पत्र लोगों के हाथ में आ जाएं, कैलेंडर निकल आए, हालात खराब हो जाएं, फिर जस्टिस हो गया लोगों के साथ। अदरवाइज इनको जस्टिस नहीं लगता है, जस्टिस ही हो रहा है सबके साथ। फिर खुद वॉलंटरी लोग पत्थर छोड़ के पुलिस में, सीआरपी में भर्ती हो रहे हैं, नौकरी लेने के लिए आ रहे हैं और प्रोजेक्ट ले रहे हैं। स्टार्टअप स्टेट कश्मीर में स्टार्ट हो रहे हैं। वो जो स्टेज से उतारी लड़की, उसकी भी सुनो ना जी। वो जो मोहर से लड़की आई थी स्टेज से उतार दी। एक केस को मत डिस्कस कीजिए, कुल मिला के बात कीजिए। मैं वही कहता हूँ केस एक सोनी, आप मुझे बताओ, ये लच्छेदार भाषणों से या आंकड़े दिखाने से आतंकवाद कम होगा? सच्चाई है। हाँ, आज तो टॉपिक मिलते जम्मू कश्मीर टेररिज्म से बोलो, है। आज मैं बिल्कुल मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते बोलता हूँ। पहले मैं जम्मू ना कश्मीर बोला था। नहीं, मैं तो हूँ जम्मू का शहरी नागरिक, जम्मू कश्मीर का हूँ, भारतीय हूँ। ठीक यही मेरी यही है ना मेरी डेफिनेशन। नहीं, पहले आपने नहीं बिल्कुल ये फर्स्टली पहले आई मैं जम्मू का। मैं तो बिल्कुल जम्मू रहता हूँ। ठीक बात है। मैं जम्मू जिले का निवासी हूँ, मैं जम्मू का हूँ। चलो ठीक। मैं बेसिकली ये एक होती है परिभाषा, और जो आप कह लीजिए माइंडसेट। हम जम्मू कश्मीर को एक देखते हैं, ये सिर्फ जम्मू को एक देखते हैं, कश्मीर को देखते ही नहीं। जम्मू को भी देखते हैं, नहीं, कश्मीर को भी आप देखते हैं। आपकी बातों से लगा ना, आपने कहा नहीं जम्मू जम्मू, भाई ये जम्मू आपने कश्मीर। कहा था, आपने मैं कहा, बिल्कुल मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मैं सबसे पहले जम्मू। आप कहते हैं मैं पीडीपी का रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, मैं पीडीपी मेरी मैं बीजेपी का हूं, ये एनसी का। मैं कहता जिस तरह से आपकी भारतीय जनता पार्टी जमात है, मेरी पीपल्स डेमोक्रेटिक जमात है। अपनी अपनी सोच है, पॉलिटिकल आजादी हर एक बंदे। हाँ, मैं भी एज ए पीडीपी, आपने कहा जम्मू की तरफ से बोला, मैं जम्मू की बात भी। जम्मू की सोच और पीडीपी की सोच में बड़ा फर्क है। आम नहीं, मैं नहीं आप वही तो मैं कहता हूँ ना। अगर भाई आप चलो मान लेते हैं, अगर आप कहते हो आप जम्मू के हितैषी हो, चलो मैं इसी पे बात हूँ। आप कहते हो हम जम्मू के लोग हैं, हम जम्मू मैं भी जम्मू का हूँ, मैं भी जम्मू का। आप कहते हो कि नहीं भी हम जम्मू के ठेकेदार हैं। भाई 25 MLA उन्होंने बना के दिए थे ना, आपने क्या दिया 4 साल में जम्मू को? मैं इन बातों में आऊँ अगर तो एक डिबेट करनी पड़ेगी। आपने कहा डेवलपमेंट में थोड़ा सा छेड़ूंगा। हमने डेवलपमेंट की, भाई की डेवलपमेंट कौन कहता है? की है। नगरोटा में डेवलपमेंट हुई है, अम्युनिशन डिपो के पास हुई है ना। मसला कोर्ट में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मसला कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है। भारतीय जनता पार्टी बाद में बोलेंगे, मैं सियासत नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर आलीशान बना है, डेवलपमेंट हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर सरकारी हर डिस्ट्रिक्ट में बना है, डेवलपमेंट हुई है। भारतीय जनता पार्टी के फार्मर लेजिस्लेटर सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, डेवलपमेंट हुई है। उनके पास सरकार की गाड़ियां हैं। IIM होनी दिखाई दिया, वो हमारा हम दोनों का फैसला, वो तो सरकार का फैसला था ना, वो तो सरकार ने बनाया। हम तो कह रहे हैं कि हमने आपके साथ सरकार चलाई, आप कहते हैं हमारी भूल थी। हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार थी, हमने लोगों का जनादेश का सम्मान किया, सरकार चलाई। आज बात हम कर रहे थे मिलिटेंसी डेवलपमेंट पे बात करेंगे, कभी आप रखिए डिबेट। शर्मा साहब बड़े लीडर हैं, मैं छोटा ही वर्कर हूं, लेकिन बात जरूर करेंगे। लेकिन एक बात मैं इसमें बड़ी क्लियर आपको बताऊं, भाई मिलिटेंसी एक नसूर है, ये सबके लिए है। ये थोड़ी है कोई उसमें से एनसी या पीडीपी बच रही है, या बीजेपी बच रही है, या विनोद जी आप बच रहे हैं, या मैं बच रहा हूँ, सबके लोग इन्वॉल्व हैं। जब कश्मीरी पंडित वहां से पलायन करके आया है, हमारे बुजुर्ग भी 47 में आए थे पीओके से, तो हमने अपने बुजुर्गों से वो कहानियां सुनी है। आज हम जब उनको देखते हैं, हमें वो वक्त याद आता है कि उनके साथ भी यही हुआ होगा। आज मुझे आप एक बात बताइए कि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी का क्लेम है कि भाई हमने कश्मीर के हालात ठीक कर दिए, ठीक है।
अगर हालात आपने ठीक कर दिए तो वहाँ माइग्रेशन की हुए। दूसरी बात, इनके एक बड़े नेताजी कल मेरे साथ एक चैनल पे डिबेट पे थे, नेशनल न्यूज़ पे, उन्होंने कहा है कि इनको कश्मीर की टॉपोग्राफी नहीं पता। मैं कहा जी आप बताइए, ये जो चौधरी कुंड गाँव है वो नेशनल हाईवे से 25 किलोमीटर दूर है। मैं कहा ये कौन सी जस्टिफिकेशन है कि जो 25 किलोमीटर दूर रहता है नेशनल हाईवे उसको सिक्योरिटी नहीं देनी है? वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? मुझे आप पहले एक बात बताइए, आप कहते हो कन्याकुमारी से कश्मीर एक है तो आप हाईवे से 25 किलोमीटर सिक्योरिटी नहीं दे सकते। दूसरी बात इसमें अहम है, दूसरी इसमें अहम बात है, चौधरी कुंड गांव जो है वो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में एक अकेला गांव जो कश्मीरी पंडित रहते हैं। यार अगर आप 10 लोगों को सिक्योरिटी नहीं फराहम कर पाए तो कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन भाई, कौन से आंकड़े, कौन से बयान, किस चीज पे इनके बयान करें? 40 लोगों को नहीं बचा पाए, ये किसको बचा पाएंगे? देखिए ये एक बातें हैं, इनके ऊपर बात करनी पड़ेगी। आप ग्राफिक्स लाइए, चैनल पे बयान दे दीजिए, उससे क्या मसला हल हो जाएगा? इन्होंने कहा जी ये बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, ये बात करते हैं दूसरी भी, क्यों नहीं करेंगे? आज जम्मू करेंगे। आज जम्मू शहर के लोग धरने पर हैं, नौजवान डिप्रेशन में है, नशे का नहीं, नशे का कारोबार जोरों से है, एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ? चिट्टा पानी की तरह बिक रहा है, नौजवान चिट्टे में ग्रस्त है, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन? अगर उस बात पे जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन हम एक A to Z इनको बताएंगे। कभी रखिए डिबेट विनोद जी इसी इशू पे, मैं फैक्ट के साथ अभी भी है लेकिन वो टाइम नहीं है, इशू दूसरा है। हम ये कहना चाहते हैं कश्मीर में तो आपने की मिलिटेंसी की बात आपने की, आपने कहा कश्मीर को हम ठीक करेंगे। भाई आप तो जम्मू भी ले आए, आप तो जम्मू भी ले आए ना, जम्मू में हालात इस तरह से बन गए हैं। और आप बात करते हैं मैस के, मैं आपको कहता हूँ इन्होंने कहा जी हमने कश्मीर के हालात ठीक है। जब 2002 में सरकार बनी थी PDP और कांग्रेस के साथ, तो वाजपेयी साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। वाजपेयी साहब भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक ही MLA जीता था, लेकिन वाजपेयी साहब ने इस सरकार को बढ़ने में कोई उड़ंगा नहीं डाला था। अभी भी हमारे पास 16 MLA थे, कांग्रेस के पास 20 थे, तब भी 8 कम होते थे, लेकिन उसके बावजूद उड़ंगा नहीं डाला था। आज तो जनाब जहाज लग जाता है, रात को आके MLA डाल के ले जाते हैं दूसरी स्टेट में जहां उनकी सरकार होती है। अगर आज की बीजेपी होती तो सरकार वो भी नहीं बनती। लेकिन उसने एक बात उसमें बड़ी क्लियर है, आप ये कहते हैं जी बातचीत, भाई वाजपेयी साहब ने, आपको याद होगा विनोद जी, राम जेठमलानी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिन्होंने शबीर शाह से बात की थी, उनको दिल्ली लेके थे बात करने के लिए। बातें तो ये भी करते थे जब यासिन मलिक को लेके। अब मैं भी की बात करता हूँ, इनका एक अपनी पार्टी का डेलीगेशन, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला जाके, 1 साल पहले की बात होगी, शायद पिछले मार्च की बात होगी। उसमें 2 लोग थे जो सरेंडर मिलिटेंट, सारी मीडिया ने उसका नाम बना। वो ठीक है, मेन स्ट्रीम में आए तो ठीक है, अच्छी बात। अब हम उनसे पूछते हैं आप उनसे बात क्यों कर रहे हो? और आप मुझे एक और बात बताइए, सजाद लोन साहब इनके अलायंस पार्टनर रहे हैं ना, उनकी क्या है बैकग्राउंड, किस जमात से वो तल्लुक रखते हैं? ये बातें नहीं है, हालात के अनुसार करनी पड़ती। अच्छी बात है आप उनसे बात कर रहे हो, हम कहते हैं अच्छी बात है, कश्मीर में लाता। भाई हम ये कहते हैं कि बातचीत इन्होंने भी की, तो बातचीत तो भाई ये आज भी कर रहे हैं DGMO लेवल पे, जो बॉर्डर पे सीज फायर है, DGMO लेवल पे बात हो रही है ना, तो वो DGMO मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन खुद अपनी मर्जी से बात कर सकते हैं, जब तक सरकार की मंशा ना हो। ऐसी बातें नहीं है, बात करनी चाहिए, अगर बात करने से मसला हल होता है, सबको बिठाओ भी मसला हल करो। हम तो ये कहते हैं कि हम हर एक तरह का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस फोबिया से बाहर आए कि देशभक्त सिर्फ आप हैं, ऐसी बात नहीं है, सब देशभक्त हैं। बात कर रहे हैं कि आपके आने के बाद जम्मू में मिलिटेंसी आ गई, ये पता नहीं भूल गए, मेटाडोरों के अंदर जो ब्लास्ट होते थे, स्कूल की मेटाडोर के अंदर पुरानी मंडी में ब्लास्ट हुए। केंद्र में मुफ्ती साहब के मिनिस्टर थे, यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उन दोनों ब्लास्ट होते थे। मैं उसका ब्लेम आपको नहीं देता, आपसे मुझे यही शिकायत है आपकी पार्टियों से कि आपके बयान उनके हक में होते हैं। अदरवाइज वो मिलिटेंसी जो है उसकी सारी प्लानिंग पाकिस्तान में बनती है, पाकिस्तान के मुताबिक। और यहाँ वो आपका कहते हैं जम्मू में अभी आगे, जम्मू में मिलिटेंसी पहले भी आई थी, काका हिल बोल के ना, अपना गुजरों को घरों से आके मारा जाता था। आप तो आप या उसको जम्मू में नहीं गिनते, तो कहाँ ठीक हुए थे? अभी ठीक हुए हैं, 73 के बाद 73 ठीक हुए हैं, अभी ठीक हुए हैं हालात, और आगे भगवान ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा आप उकसाए ना उनको, वो आराम से एक लाइन में आ जाएंगे। चलिए बशीर साहब, आप लास्ट में कंक्लूड कीजिए। कोई उसकाने की बात नहीं हो रही है, ये जिस चीज ये उकसाना ही होता है कि आप कहते हैं कि आपको जब तक युवाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक किलिंग होती रहेगी। बिल्कुल मैं कहूँगा, किस तरह के इंसाफ चाहते हो? इनके हाथों में पत्थर दे दिया जाए। विनोद जी बात सुन लीजिए, पत्थरों को छोड़ दीजिए, पत्थर भी कम हो जाते हैं, ये भी हो गया। मुझे ये बताइए कि 2014 में जब हुकूमत मिली बीजेपी को, तो बीजेपी ने जो वादे किए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो कहाँ हैं? उसके लिए मिलिटेंसी बढ़ रही है। अब मैं बताऊं, ये इसी वजह से जब मिसट्रस्ट, पहली बात है कि हमने कंट्रोल किया,
जितना हम कर सकते थे कंट्रोल किया। मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के वहाँ थे, चीफ मिनिस्टर थे, और एक जलसे में उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी को कि जनाब क्या फौज आपके कंट्रोल में नहीं है, बॉर्डरों के ऊपर क्या फौज नहीं है, कहाँ से आ रहे? तो आज कहाँ से आ रहे? आज अगर ये डिटोनेटर है तो ये क्या जम्मू में पहुंचते हैं? ये कहाँ से आ रहे हैं? जब ये सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के घरों से निकल रहे हैं। मुझे लगता है इनके ही घरों से बन रहे हैं। आज तो हुकूमत ये कर रहे जी। हैं, अगर हमारे घरों से तो पकड़ लीजिए, लेकिन मुझे लगता है ये खुद बना रहे हैं आप, जी। क्योंकि जम्मू में अगर है तो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला तो कोई है जी। नहीं, तो मुझे लगता है वहाँ खुद बना रहे हैं। और फिर दूसरी बात है कि ये जो कल पकड़ा हुआ है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जरा पता लगाओ ये कब का है यहाँ पड़ा हुआ, ये कब था? लिफाफा नया था, पुराना था, कब है? वहाँ बोर्ड में, वहाँ सांबा में एक बोर्ड के ऊपर चश्मा हुआ है, एक वो भी शायद आपने देखा होगा, वो भी है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब कौन कर रहा चश्मा की है? है? नहीं, फिर हमने थोड़ी तहकीकात करनी का, हुकूमत इनके पास है, करें ना। चलिए। इसलिए बात यह है कि सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती। ये 2014 से लेके 2022 तक ये कुछ नहीं कर पाए, अब ये इसकी तरफ ले जाए। चलिए बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।